जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका 23 अक्टूबर के एग्जाम रिलेटेड हमारे न्यूज़ एनालिसिस में, जिसमें हम करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट न्यूज़ के साथ, जो बोल रहा है कि इंडिया सेंड मेडिकल सप्लाईज डिजास्टर रिलीफ एड टू वॉर टोन गाजा वाया इजिप्ट। अब ये बात आप सुन रहे हो कि इंडिया ने, हमारे भारत ने मेडिकल सप्लाईज एंड डिजास्टर रिलीफ एड, ये सारी चीज़ें भेजी है गाजा को, इन शॉर्ट पैलेस्टीन को, थ्रू वाया इजिप्ट। फाइन, ये एक ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव है इंडिया के साइड से। लेकिन थोड़ा देख लेते कि ये सारी चीज़ें हुई कब थी। सैटरडे दैट इज 21 अक्टूबर को फर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा गया था रेसिडेंट ऑफ गाजा, इन शॉर्ट पैलेस्टीन के लोगों के लिए। कैसे भेजा गया आप देख सकते हो यहाँ पे इस इमेज में। इट इज़ एन इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट, राइट। इस एयरक्राफ्ट का नाम क्या है, IAFC-17 के थ्रू भेजा गया था। एंड क्या क्या भेजा था हमने, 6.5 टन, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, 6.5 टन ऑफ मेडिकल एड एंड 32 टन ऑफ डिजास्टर रिलीफ मटेरियल फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टीन, राइट। इस तरह से भेजा गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये तो समझ गए कि 6.5 टन ऑफ मेडिकल एड एंड 32 टन ऑफ डिजास्टर रिलीफ मटेरियल, बट भेजा क्या क्या इसमें बच्चा, इसमें भेजा है एसेंशियल लाइफ सेविंग एलिमेंट्स, जैसे कि मेडिसिन हो गए, राइट। जैसे कि हम लोग एसेंशियल सर्विसेज तो हम लोग कोविड के टाइम से समझ गए कि क्या होता है एसेंशियल सर्विसेज, राइट। एसेंशियल चीज़ें सिर्फ ऑन रहती थी लॉकडाउन के टाइम पे। उसी तरह से एसेंशियल लाइफ सेविंग चीज़ें भेजी, जैसे कि मेडिसिन हो गई, राइट। मेडिसिन, सर्जरिकल आइटम्स, स्लीपिंग बैग्स, सैनिटरी फैसिलिटीज़, उसी के साथ साथ वाटर प्यूरिफाइंग एंड ये सारी की सारी चीज़ें। बट अचानक से ये सारी चीज़ें हुई कैसी, तो चलो थोड़ा सा पीछे जाते हैं और समझते हैं एक्चुअल में क्या हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बात की थी पैलेस्टीन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से, ओके किया, एंड कॉन्डोलेंसेस कन्वे किए ओवर लॉस ऑफ सिविलियन लाइव्स, जो सिविलियन लाइव्स लॉस हुई एट अल अलही हॉस्पिटल गाजा सिटी में, ओके। बट किसी भी तरीके से पैलेस्टीन अथॉरिटी ने स्पेसिफिकली किसी एड की बात नहीं की थी। ये प्योरली इंडिया का अपना खुद का इनिशिएटिव था। आप सोचो कि इस एड को इनिशिएट करने के बाद में पैलेस्टीन एम्बेसडर जो है, पैलेस्टीन एम्बेसडर टू इंडिया अदनान अबू अल जहां ने थैंक यू बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनके इनिशिएटिव के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 15 डेज के सीज में, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सीज, सीज इन द सेंस गाजा सीज का क्या मतलब होता है कि गाजा को सब तरफ से क्या किया गया है, उसको घेर लिया गया है, राइट। दैट इज सीज। सीज का मतलब होता है टेरिटरी को कंप्लीटली घेर लिया है चारों तरफ से, ना अंदर से कुछ बाहर आ सकता है ना बाहर से कुछ अंदर जा सकता है, ये सिचुएशन है, राइट। अब गाना मत याद करते रह जाना, इधर वापस से आ जाओ। सो 15 डेज की सीज में कुछ भी चीज़, कोई भी एक छोटी सी भी चीज़ एंटर नहीं की थी, लेकिन अब जो चीज़ें एंटर करने लग गई है, राइट। सो दे आर सेइंग, उनका ये कहना है कि सारी जो ह्यूमैनिटेरियन नीड्स है उनकी, उनको सख्त से सख्त ज़रूरत है, जैसे कि वाटर, सी बेसिक चीज़ें, वाटर, देन इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन, पेट्रोल, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें गाजा तक पहुंचनी चाहिए, ऐसी उनकी रिस्पेक्ट है। ऑल आवर हॉस्पिटल्स आर फेसिंग लैक ऑफ मेडिसिन, ऑक्सीजन एंड पेट्रोल फॉर जनरेटर, जनरेटर्स को ऑपरेट करने के लिए पेट्रोल नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ऑक्सीजन फैसिलिटीज़ नहीं है हॉस्पिटल में, कैसी चीज़ें होंगी, राइट। ये अब एकदम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वो लोग कंप्लीटली हेल्प चाहते हैं। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और की तरफ वो लोग देख रहे हैं इंडिया के पास में, और वो क्या है, बस इस इनिशिएटिव के अलावा वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ये भी सोच रहे हैं कि वी आर लुकिंग फॉर पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू पैलेस्टीन फॉर एंडिंग द सीज ऑफ गाजा, की वो पॉलिटिकल सपोर्ट की भी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि इंडिया किसी तरह से पॉलिटिकली भी उनको सपोर्ट करे, ताकि जो सीज ऑफ गाजा है वो एक एंड पे आए। ऐसे ये सीज करके हम लोग देख ही रहे, ह्यूमैनिटेरियन एड्स पहुंचा रहे हैं। आप सोचो, रोटी, कपड़ा, मेडिसिन, सैनिटरी यूटिलिटीज़, वाटर प्यूरिफाइंग, स्लीपिंग बैग्स, ये सब हमको क्या दिखा रहा है कि वहाँ पे स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर और बहुत ज़्यादा ख़राब है, राइट। एंड उसको किस तरह से टैकल किया जाएगा, क्या होगा आगे, ये किसी को नहीं पता। बट ये हमारे इंडिया का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। बाकी चीज़ें आप लोग आर्टिकल में देख सकते हो, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना, ओके। तो चलो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, दैट इज़ इन फर्स्ट साउथ कोरिया, जापान एंड यूएस परफॉर्म जॉइंट एरियल एक्सरसाइज। अब देख रहे हो हवे में है सब लोग, आई मीन टू से कि एरियल एक्सरसाइज, एरियल ड्रिल जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। कब कंडक्ट किया था ये एरियल ड्रिल, 22 अक्टूबर को। कब कंडक्ट किया था, 22 अक्टूबर, जो था कल का दिन, दैट इज संडे। लेकिन क्यों कंडक्ट किया, क्या जरूरत थी, क्यों साउथ कोरिया, जापान, ओके, साउथ कोरिया, जापान और यूएस
ने ये जॉइंट एरियल एक्सरसाइज क्यों कंडक्ट किया? सवाल तो पूछना मांगता है ना कि क्या हुआ था। सो ये एक रिस्पॉन्स था नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर थ्रेट के लिए। नॉर्थ कोरिया जो न्यूक्लियर थ्रेट दे रही है उसके रिस्पॉन्स में एरियल ड्रिल कंडक्ट किया गया था इन तीनों कंट्रीज ने। और इस एरियल ड्रिल की जो ट्रेनिंग है वो कहाँ पे हुई थी? कोरियन पेनिनसुला में हुई थी, राइट, टू इम्प्लीमेंट 3 कंट्रीज अर्लियर एग्रीमेंट टू इंक्रीज डिफेंस कॉर्पोरेशन। इन तीनों ने पहले ही एग्रीमेंट कर लिया था कि भैया हम साथ में आएंगे और क्या करेंगे? डिफेंस कॉर्पोरेशन करेंगे, बूस्ट करेंगे हमारे जॉइंट रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज नॉर्थ कोरिया के थ्रेट के अगेंस्ट, ओके, एयरफोर्स। तो इस तरह से अब ये आप देखो 3 कंट्रीज आई तो तीनों अपना अपना कुछ ना कुछ लेके आई रहेगी। तो क्या क्या लाए तो देखते हैं चलो। न्यूक्लियर, सी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं बता रही हूँ आपको, न्यूक्लियर कैपेबल B-52 बॉम्बर लेके आया यूनाइटेड स्टेट्स, एंड फाइटर जेट्स साउथ कोरिया एंड जापान दोनों फाइटर जेट्स लेके आए। इस तरह से तीनों ने मिलकर ये एरियल एक्सरसाइज कंप्लीट की। अब ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इट इज फर्स्ट एरियल एक्सरसाइज, क्योंकि बेटा जी इससे पहले भी उन्होंने एक्सरसाइजेस की है, ट्राइलैटरल मैरिटाइम ड्रिल्स की है, राइट, लेकिन हवे में, एरियल में, एयर में फर्स्ट टाइम एरियल ड्रिल फर्स्ट टाइम उन तीनों ने मिलकर कंडक्ट किया है। उसी के अलावा आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि साउथ कोरिया, जापान और यूएस ही क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया और जापान जो है वो बोथ आर की यूएस अलाइज इन एशिया विच टुगेदर होस्ट अबाउट 80,000 अमेरिकन ट्रूप्स। समझ रहे हो? इसलिए साउथ कोरिया, जापान और यूएस है अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर थ्रेट के अगेंस्ट, आपको ध्यान में रखनी है। इससे पहले ट्राइलैटरल मैरिटाइम ड्रिल हो चुकी है जैसे एंटी सबमरीन और मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइजेस, लेकिन पहली बार ट्राइलैटरल एरियल ड्रिल हुई है। फाइन, इतना ही था इस आर्टिकल में। बाकी चीजें आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, डाउट रहेगा तो नीचे पूछ लेना, पक्का पूछ लेना। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है ना हमारा वीना कन्वेंशन या वियना कन्वेंशन 1961, ये काफ़ी कमाल का है। इसमें हम लोग थोड़ी सी धमाल मचाएंगे और देखेंगे कि क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहली बात ये है ना कि इशू क्या है। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि जयशंकर जी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे इमेज में, राइट, जयशंकर हैज जस्टिफाइड इंडियाज डिमांड फॉर डिप्लोमेटिक पैरिटी। कनाडा दिख रहा है तो समझ में तो आ गया आपको ऊपर ऊपर से कि कनाडा और इंडिया के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही है उससे रिलेटेड है ये। तो अब हाल ही में क्या हुआ था, कनाडा ने क्या किया था, याद आया कुछ? कनाडा ने अपने 41 डिप्लोमेट्स को वापस से बुला लिया था। एंड कनाडा की हमारी नहीं, कनाडा की जो एफएम है मिलानी जॉली, उन्होंने कहा कि दे हैव डेंजर ऑफ इम्यूनिटी स्ट्रिप्ड ऑन आर्बिट्री डेट एंड दैट वुड पुट पर्सनल सेफ्टी एट रिस्क, कि इन डिप्लोमेट्स को पर्सनल सेफ्टी का रिस्क है, इसलिए उन्होंने 41 डिप्लोमेट्स को अपने वापस बुला लिया, रिकॉल कर लिया। ये बहुत बड़ा स्टेप था, लेकिन ये स्टेप आया क्यों? क्योंकि इस मंथ के शुरुआत में, अर्लियर दिस मंथ, इंडिया सॉट पैरिटी विद कनाडा एंड उनको बोला कि आप जो आपके जो डिप्लोमेट्स का साइज है ना भैया 41, उसको कम करो, क्योंकि हमारे तो 20 डिप्लोमेट्स ही आपके यहाँ। अब अगर हमारे 20 डिप्लोमेट्स है, आपके 41 डिप्लोमेट्स है, तो साइज को थोड़ा सा मेंटेन रखो, आप अपनी साइज को कम करो। इन्होंने तो बोला कि भाई साइज वाइज कुछ कम नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्ट रिकॉल कर लेते, पर्सनल सेफ्टी पे आ गए। उन्होंने उस चीज़ को ऐसे पकड़ा। एंड यूके एंड यूएस बैक्ड कैनेडियन डिप्लोमेट्स प्रेजेंस, कैनेडियन डिप्लोमेट्स की प्रेजेंस को बैक किया था यूएस एंड यूके ने कि नहीं होना चाहिए। अब भैया इसमें वीना कन्वेंशन कहाँ से आ गया वो समझ लेते कि वीना कन्वेंशन है क्या। 1961 वीना कन्वेंशन बात करता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, ओके। ये एक यूनाइटेड नेशंस की ट्रीटी है जो सेट करती है कॉमन प्रिंसिपल। किस चीज़ के लिए कॉमन प्रिंसिपल सेट करती है? ऑन हाउ कंट्रीज मस्ट ट्रीट ईच अदर्स डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स, की जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स है उसको कंट्री ने किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, राइट, एंड किस तरह से एक फ्रेंडली रिलेशन जो है, एक फ्रेंडली, देखो ऐसा हो जाता है समटाइम्स, एक फ्रेंडली रिलेशन जो है उसको किस तरह से मेंटेन रख सकती है, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन किस तरह से रख सकती है। उसके अलावा गाइज आपको बता दूं, वन प्रोमिनिएंट एग्जांपल ऑफ सच प्रिंसिपल इज दैट ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिप्लोमेट्स को के लिए सिर्फ वीना कन्वेंशन ऑफ 1961 है, बट उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। जैसे कोविड के टाइम पे हम लोग बोल रहे थे ना, इम्यूनिटी बूस्ट करो, इम्यूनिटी बूस्ट करो। क्या कर रहे थे? बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, योगा कर रहे थे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, काढ़ा पी रहे थे, अपना ध्यान रख रहे थे, अपने आप को सैनिटाइज करके रख रहे थे, राइट। सो इम्यूनिटी हम हमारे बॉडी की बढ़ा रहे थे अच्छी अच्छी चीज़ें खा के। उसी तरह से ये होती है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, जिसमें जो डिप्लोमेट है ना उसको प्रिविलेजेस दी जाती है, प्रिविलेजेस भी होती है और एग्जाम्पशंस होते हैं। एग्जाम्पशंस किससे? लॉज एंड टैक्सेस ग्रांटेड टू द डिप्लोमेट से, कि उसको उस कंट्री में कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, राइट, उसको उस कंट्री में कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। वो आराम से विदाउट फियर, विदाउट ट्रेंड क्या कर सकता है? अपने होस्ट कंट्री में रह सकता है, घूम फिर सकता है, ओके।
इसके अलावा आपके लिए एक चीज और जाननी इंपॉर्टेंट है कि जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है ना, दैट फ्लो फ्रॉम टू कन्वेंशन, पॉपुलरली वीना कन्वेंशन, ये तो हमें समझ में आ गया क्योंकि हमारी हेडलाइन ही है, ये हमें याद हो गया मैम। वीना कन्वेंशन 1961 टॉक्स अबाउट डिप्लोमेटिक रिलेशंस, टॉक्स अबाउट डिप्लोमैट्स, राइट, डिप्लोमैट्स के बारे में बात करें। बट उसके अलावा एक चीज और है, दैट इज द कन्वेंशन ऑफ कॉन्स्यूलर रिलेशंस 1963, ये भी इसी बारे में बात करता है। एंड 1961 का जो वीना कन्वेंशन का आर्टिकल 29 है वो बोलता है द पर्सन ऑफ अ डिप्लोमेटिक एजेंट शैल बी इनवायबल, शैल नॉट बी लायबल टू फॉर्म टू टेक एनी फॉर्म ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन, की जो डिप्लोमेट है उसको ना अरेस्ट किया जाएगा ना डिटेंड किया जाएगा, राइट, उसको किसी भी तरह का थ्रेट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, बहुत आराम से वो अपनी डिग्निटी फ्रीडम को एंजॉय कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो वीना कन्वेंशन है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वर्ल्ड में गाइस, वर्ल्ड में 193 कंट्रीज ने वीना कन्वेंशन जो है ना उसको रेटिफाई किया है। रेटिफाई किया है का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि उन्होंने उस कन्वेंशन से उन्होंने बोला है, कबूल है, वो एग्री करते हैं उस कन्वेंशन से, राइट। इट मीन्स वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये लीगली बाइंडिंग हो, तो वो एग्री करते तो ये कन्वेंशन उनके ऊपर क्या हो गया, लीगली बाइंडिंग हो गया। अब समझ आई बात, इससे आपको क्या आपको क्या याद रखना है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से वीना कन्वेंशन को याद रखना है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को याद रखना है, राइट। इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, दैट इज अबाउट बिडोइन अरब्स। अब ये बिडोइन अरब्स क्या है, कैसे है, क्या हिस्ट्री है, इनका इजरायली आर्मी के साथ क्या रिलेशंस है, इन सारी चीजों को हम अभी देखने वाले हैं। कौन है ये बिडोइन अरब, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये लोग है कौन। तो ये लोग है गाइस नोमैडिक मुस्लिम अरब पीपल, ओके, नोमैडिक मुस्लिम अरब पीपल। ट्रेडिशनली ये पैस्टोरेट्स थे, इनके पास किसी भी तरह की कोई पावर नहीं थी। नोमैडिक का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, बंजारे, राइट, बंजारे। तो ये पैस्टोरिस्ट थे, ये जो एनिमल जो उसको चरवाते वगैरह थे, राइट, एंड उन्हीं के ऊपर सारी चीज़ें इनकी डिपेंडेंट रहती थी। ये पावरफुल नहीं थी, इनके पास कोई पावर नहीं थी, एंड एक्सक्लूसिवली कोई नेशनल एफिलिएशन नहीं था कि ये नोमैडिक जो है बियोडेंस जो है इनकी एक अपनी एक प्रॉपर आइडेंटिटी है, प्रॉपर एक कंट्री है, ऐसा नहीं था, एक नेशनल अफिलिएशन नहीं था, बट एक प्रॉपर कम्युनिटी थी। एंड ये वॉन्डर करते थे बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड सिनाई विथ लाइव स्टॉक, अपना लाइव स्टॉक जो है, अपने चरवाहे जो है अपने, वो सब कुछ लेके ये वॉन्डर करते थे सऊदी अरेबिया एंड सिनाई रीजन के बीच में, ओके। ये हमें इनका जोग्राफिकल लोकेशन पता चल गया। अब बात ये है कि कुछ डिकेड्स पहले की बात है, जो ओटोमन एम्पायर है ना, उसमें ये जो बिडोइंस है ये सेटल होने लग गए थे, लार्जली सेडेंट्री लाइफ इनकी हो गई थी, एंड धीरे धीरे करके ये सेटल होने लग गए थे। सेटल तो उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन इसराइल फॉर्म होने के टाइम पे, इसराइल एक्चुअली फॉर्म होने से पहले जो ये बिडोइन ग्रुप जो थी, बिडोइन ग्रुप, इनको एम्प्लॉय किया गया था बाय ज्यूइश सेटलर्स। जो ज्यूइश सेटलर्स आके सेटल होना इन्होंने जो शुरू किया था अपनी सेफ्टी के लिए ज्यूइश सेटलर्स ने सेवरल ईयर्स अगो बिडोइन अरब्स को एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया था, ठीक है, गार्ड करते थे वो इनकी कम्युनिटीज को इन पैलेस्टीन। ड्यूरिंग अरब इजराइल वॉर 1948-1949 में जो अरब इजराइल वॉर हुआ था ना, उसमें भी जो बिडोइन था, इन्होंने बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी ज्यूइश मिलिटेंट्स को एंड न्यूली फॉर्म इजराइल डिफेंस फोर्स को, एंड कुछ तो इनके साथ में आर्मीज में भी लग गए थे। क्या हो गया, एक तरह से रिलेशनशिप बन गई ज्यूइश एंड बिडोइन अरब ट्राइब्स, इन दोनों की एक साथ में एक रिश्ता बन गया, राइट। ये रिश्ता क्या कहलाने लग गया हम लोग देखेंगे आगे। इन 1950 इजराइल रिकॉग्नाइज लार्ज नंबर ऑफ बिडोइन एज इट्स सिटीजन्स। ये रिश्ता जो कहलाया, इसने सिटीजनशिप दे दी, राइट, बिडोइंस को सिटीजनशिप दे दी, एंड बोला कि आपकी सेटलमेंट्स जो है, जो निगेव एरिया है, फाइन, उसमें हम एस्टैब्लिश करेंगे, आपकी सेटलमेंट्स बनाने में हम मदद करेंगे। और इतना ही नहीं, बिडोइन जो थे वो कंटिन्यू करने लगे आईडीएफ में सर्व करने, आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस में। 1917 में ये बिडोइन स्काउटिंग यूनिट भी एस्टैब्लिश हो गए आईडीएफ के अंडर, एंड धीरे धीरे करके फिर वो दूसरे एरियाज में भी एस्टैब्लिश होना शुरू हो गया, ओके। इसी तरह से हम देखने लगे कि जो बिडोइन अरब ट्राइब्स है, अरब पीपल्स जो है, उनका पार्टिसिपेशन इजरायली आर्मी में बहुत ही ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। एंड आज हम लोग देख रहे हैं कि आज हम इस बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो अब चलते हैं फर्स्ट लाइन में, तब आपको समझ में आ जाएगी पूरी की पूरी कहानी सी। अमॉन्ग द कैजुअलिटीज ऑन इजरायली साइड इन द ऑनगोइंग इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट एटलीस्ट 4 बिडुइन सोल्जर्स।
सो कम से कम 4 बिडुइन सोल्जर्स जो है वो यहाँ पे है कैजुअलिटी में, राइट। अ पॉपुलर वीडियो ऑन सोशल मीडिया शोज इजराइल एक्सप्रेसिंग देयर ग्रैटिट्यूड, इजराइलीज ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं बिडुइन कमांडर नेम्ड अशरफ को टू पुटिंग एन इफेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट हमास फाइटर्स। ओके, सो ये इंपॉर्टेंस है बिडुइन अरब्स का इजराइल में। सो ऐसा नहीं है, ज्यूइश कम्युनिटी ने इनको वेलकम किया, इनका बहुत ही हेल्प किया, एंड उसी के साथ साथ आप ये भी देखो यहाँ पे हाउ इंटीग्रेटेड आर दे इन सोसाइटी। अब क्वेश्चन यही आ जाता है कि इनमें जो डिफरेंसेस है बट ये इतने इंटीग्रेटेड कैसे हो गए। सी मेनी ऑफ द बिडुइन सर्विंग इन डेजर्ट रिकॉग्नाइजेस यूनिट्स हॉल फ्रॉम नॉर्थ इजराइल इन कमांड्स लाइक, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। बट बिडुइन पॉपुलेशन इसराइल में करंटली कितनी है, 2,10,000 इंडिविजुअल्स, राइट। एंड इन नवंबर 2022 इसराइल गवर्नमेंट लॉन्च्ड ऑपरेशन निगेव शील्ड, जिसमें उनका एक ही गोल था कि बिडुइन कम्युनिटी जो है उसको इंटीग्रेट करना है हमें हमारे सोसाइटी के साथ में, उनको प्रॉपर एजुकेशनल प्रोग्राम्स देनी है, प्रॉपरली उनके जो यंग मैन है उनको स्टीयर करना है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज से दूर रहे, एजुकेशन में इन्वॉल्व रहे और एक बेटर सोसाइटी, एक बेटर कम्युनिटी डेवलप करनी है। बिडुइन कम्युनिटीज के चिल्ड्रंस को एजुकेट करना है। फाइन। सो यहाँ पे भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। आप आई होप आपका ये चीज़ क्लियर हो गया होगा अबाउट बिडुइन अरब्स, कौन थे, कैसे थे, इसराइल के साथ इनका संबंध कैसे है, कैसे ये इजरायली आर्मी में आ गए हैं। फाइन। सो गाइज आज के लिए इतने ही आर्टिकल्स थे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। एंड आपको किसी भी चीज़ में काउंसलिंग की ज़रूरत है किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशंस के लिए, सो आपको पता है वी हैव द बेस्ट काउंसलर ओवर हियर। आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक एंड व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो नक्की और पक्का उसको ज्वाइन कर लेना। सो इसी तरह से डेली अच्छे अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।